हाँ चलिए, अब हम लोग जो अब एंशंट हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। अब मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने वीडियो सीरीज कंप्लीट कर दिया है 70th पीपीएससी के पर्सपेक्टिव के से। उसका मैं ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। घटना चक्र ये पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन के नाम से मेरे प्लेलिस्ट में होगा, आप वो चेक कर लीजिए। अब मॉडर्न हिस्ट्री का और भी मेरा नोट्स है, मैं उस नोट्स को अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अब मैं थोड़ा सा एंशंट हिस्ट्री के पर शिफ्ट कर रहा हूँ। अब एंशंट हिस्ट्री को लेकर के ये मेरा वन ऑफ द नोट्स है। मैं इसी नोट्स को बार बार पढ़कर प्रीलिम्स क्वालिफाई किया हूँ। तो अब मैं ये सारा जो कंटेंट है, मेरे जितने भी सारे नोट्स हैं, अब मैं ये सारे नोट्स को एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैं एंशंट हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ से ये एक पहले मेरा ये एक नोट्स ख़त्म होगा, फिर मैं एक और नोट्स दूंगा, फिर मैं ऐसे मेरे 3-4 और नोट्स हैं, हर एक में कुछ न कुछ डिटेलिंग है। आप वो सारे नोट्स को अगर कवर कर लेते हैं तो इससे आपका जो है एंशंट हिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा बीपीएससी के रहा। तो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि इस नोट्स में क्या है। ये टोटल 4 पेज का मेरा ये नोट्स है ये, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको पढ़ाने के बाद मैं फिर नेक्स्ट नोट्स में शिफ्ट होऊंगा। तो अब यहाँ से देखते हैं कि इसमें क्या है। और ये जो नोट्स मैंने जो भी मतलब इसमें लिखा हूँ, ये मतलब टू दी पॉइंट है, ठीक है। और इसको याद रखना ही रखना है, तो इसको एकदम पूरे दिमाग में छप जाना चाहिए। जो मैं अगर बोलूँगा, अगर इसमें भी अगर कोई ऐसा पॉइंट लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं बता दूंगा कि इम्पोर्टेंट पॉइंट वो नहीं है। लेकिन अगर मैं बोल दूंगा कि इसमें जो खासकर जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो एकदम तो आप उसे कर ही जाइएगा। हालांकि इसका हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस नोट में, क्योंकि मैं इसमें लिखा ही हूँ वही जो पॉइंट जो ऑलरेडी आ चुका है कई बार कई एग्जाम में। खैर अब देखते हैं कि क्या क्या है इसमें, नहीं ठीक है। मैं कोशिश करूँगा इसे एक ही वीडियो में ख़त्म कर दो इस पूरे नोट्स को, ठीक है। आप बने रहिएगा क्योंकि ये हो सकता है ये वीडियो लेंदी हो जाए। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पैलियोलिथिक एज आता है कि हम लोग यहाँ पे पैलियोलिथिक एज का बात करते हैं। तो पैलियोलिथिक एज क्या होता है, ये प्रायर टू 10,000 BC होता है। 10,000 BC से पहले के जो समय से लेकर और 10,000 BC तक जो है ना, अप टू 10,000 BC तक को हम पैलियोलिथिक एज कहते हैं, ठीक है। मेसोलिथिक एज कहते हैं 10,000 BC से लेकर 6,000 BC तक, ठीक है। और ये न्योलिथिक एज का होता है वो 6,000 BC से लेकर 4,000 BC तक। तो ये क्या होता है ना कि ये पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में कि कौन कौन सा एज का कौन कौन सा टाइम पीरियड है। तो ये पैलियोलिथिक है अप टू 10,000 BC और मेसोलिथिक है अप टू 10,000 से लेकर 6,000 BC और न्योलिथिक है 6,000 से लेकर 4,000 BC। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। और दूसरा चीज़ है कि जो यहाँ मेसोलिथिक में यहाँ पे देखिएगा मैंने लिखा है, छोटे लेटर में लिखा है। तो यहाँ पे मेसोलिथिक जो है ना, यहाँ से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो चुका था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल अगर पूछा जाएगा कि किस एज से स्टार्ट हुआ है तो वो मेसोलिथिक से स्टार्ट हुआ। न्योलिथिक क्योंकि ऑप्शन में पहले मेसो निसो तीनों रहेगा, तो आप यही रखिएगा कि मेसो से स्टार्ट हुआ। और न्योलिथिक एज से यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनिमल डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुआ है मेसोलिथिक एज से और एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है न्योलिथिक एज से, ठीक है। कुछ साइट है जो कि पूछता है, जैसे कि चिराड हो गया, ये छपरा में है, या बेलन वैली है, ये यूपी में है, ये कहाँ पे किस एज से ये बिलोंग करता है, ये न्योलिथिक एज से बिलोंग करता है, ठीक है। हालांकि और भी साइट है, लेकिन जो साइट्स मुझे लगता है कि बीपीएससी के हिसाब से बार बार जो पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके ये नोट्स बनाया गया है। और ऐसा लगता है कि हाँ लगता है कि हाँ इन फ्यूचर बीपीएससी पूछ सकती है, तो मैं उसी को यहाँ पे मेंशन किया हूँ। तो ये चिराड और ये बेलन वैली याद ही रहना चाहिए। बेलन वैली कहाँ पे है, ये यूपी में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और चिराड कहाँ, ये छपरा साइड का, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हुआ है मेसोलिथिक एज और एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है न्योलिथिक एज, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आता है फिर नेक्स्ट पीरियड आता है चेलियोलिथिक एज, ठीक है। अब चेलियोलिथिक एज किसको कहते हैं, यहाँ पे कॉपर और स्टोन का इस्तेमाल होता है। C4 कॉपर हो गया और C4 चेलियोलिथिक, यहाँ पे कॉपर और स्टोन का इस्तेमाल होता है और इसको हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ब्रॉन्ज एज के यहाँ पे आ जाएगा, और ये क्रोनोलॉजी में लिखा है, सबसे पहले पैलियोलिथिक आता है, फिर मेसोलिथिक आता है, फिर न्योलिथिक आता है, फिर चाल्कोलिथिक आता है, ठीक है। ये चाल्कोलिथिक एज है। चाल्कोलिथिक एज में कॉपर और स्टोन का इस्तेमाल होता है और इसको ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, ठीक है। और इसको मेटल एज भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको मेटल एज भी कहते हैं, इसको ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं और यहाँ पे कॉपर और स्टोन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और इसी में ही आगे चल करके हमको पता चलता है यहाँ पे लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज में क्या होता है, आयरन का इस्तेमाल हमको दिखने के लिए मिलता है, ठीक है।
लेटर वैदिक एज है वो इसी में हमको आयरन का इस्तेमाल देता है। वैदिक एज में भी दो तरह का होता है, एक होता है प्रायर, एक होता है प्री, एक होता है लेटर। तो प्री में आयरन का इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है, लेटर में आयरन का इस्तेमाल होता है। फिर हम आगे भी देखेंगे प्री जैसे होता है, उसमें प्री में होता है ऋग्वेद का ज़्यादा यूज होता है, और लेटर वैदिक में होता है जो रेस्ट ऑफ वेदाज है, 3 वेदाज, रेस्ट ऑफ 3 वेदाज, उसका यूज होता है। तो खैर वो आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन हाँ ये याद रखेगा जो वैदिक एज में भी है, लेटर वैदिक एज में आयरन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अर्ली वैदिक एज में आयरन का इस्तेमाल नहीं होता है। और ये जो वैदिक एज है ये चाल्कोलिथिक के ही अंदर में आता है, क्योंकि चाल्कोलिथिक जो है ये मेटल एज आता है, ठीक है। तो ये हमको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो है जो चाल्कोलिथिक एज में ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमको अस्तित्व दिखता है। जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का बात करते हैं वो एक्चुअली चाल्कोलिथिक पीरियड का है। तो सोच लीजिए ये चाल्कोलिथिक पीरियड कितना इंपॉर्टेंट है। चाल्कोलिथिक को हम इसको बार बार रिपीट करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चाल्कोलिथिक जो है कॉपर और स्टोन का इस्तेमाल करते हैं, और इसको ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, इसको मेटल एज भी कहते हैं। इसी में हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी दिखता है, इसी में हमको जो है लेटर वैदिक एज भी दिखता है। और लेटर वैदिक एज में क्या होता है, आयरन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ जैसे कि पॉइंट है, हालांकि इसका बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन इसमें वही सब पॉइंट लिखे हैं जो लगता है कि मुझे प्रिसाइजली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हड़प्पा हो गया, हड़प्पा कहाँ पे ये लोकेटेड है, ये वेस्ट पंजाब में लोकेटेड है, ठीक है। और हड़प्पा में कौन सा नदी है, ये रावी नदी है इसमें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट। आप इसको कैसे याद करेंगे, जैसे हड़प्पा में डबल आर आता है, ठीक है, तो यहाँ पे रावी में भी आर आता है, तो उस तरीके से याद कर सकते हैं हम हड़प्पा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है, ये कहाँ लोकेशन कहाँ है, ये वेस्ट पंजाब में है, ठीक है। अब उसका आता है मोहनजोदारो, ठीक है। मोहनजोदारो में क्या है, मोहनजोदारो जो सिंध का जो एरिया है उसको मोहनजोदारो को कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा नदी आता है, यहाँ से आता है इंडस नदी। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि सिंध है, सिंध जैसे कि सिंध इंडस, ऐसा साउंड एक जैसा फील हो रहा है, तो उस तरीके से आप याद कर सकते हैं। जैसे कि इंडस रिवर मोहनजोदारो से आता है। रवि, ये सब रिवर कन्फ्यूजिंग, जैसे कि जब भी मोहनजोदारो देगा ना तो रवि, इंदस, सतलज, हड़प्पा दे देगा, तो ये सारा रिवर का कम्बिनेशन देते रहेगा। तो आपको याद रखना कि मोहनजोदारो के पास है इंदस, ठीक है, और हड़प्पा के पास है रावी रिवर, ठीक है। अब आता है लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल इंडस साइट, जो है ये मोहनजोदारो का जो फीचर है कि ये सबसे बड़ा साइट है, ठीक है। इंडस में से सबसे बड़ा साइट, इंडस में बहुत सारा साइट आता है, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया है, लोथल हो गया, धोलावीरा हो गया है, ये सब जो डिफरेंट साइट आता है उसमें सबसे बड़ा साइट आता है मोहनजोदारो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मोहनजोदारो सबसे बड़ा साइट है। और इसको ऐसे भी याद करते हैं, जैसे मोहनजोदारो एक बड़ा, जैसे कि कितना है, इतना बड़ा लेटर वर्ड, एक वर्ड है, बहुत इतना बड़ा लेटर है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, बड़ा है तो इसीलिए उसी हिसाब से। और इंडस नदी के किनारे, तो इंडस हम लोग को पता है कि बहुत बड़ा नदी है, तो इस तरह से ये लार्जेस्ट ऑफ ऑल इंडस साइट भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे जो है हमको क्या क्या मिला है। तो यहाँ पे हमको ये डांसिंग गर्ल मिला है जो कि ब्रॉन्ज से बना हुआ, ठीक है, जो ब्रॉन्ज से बना हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या होता है कि अब यहाँ पे फिर हमको एक प्रीस्ट का हमको यहाँ पे एक ये फिगर मिलता है, जो जिसको ब्रेडेड मैन कहते हैं, ठीक है। प्रीस्ट का हमको ये मिलता है, स्टैचू मिलता है। फिर आता है मदर गॉडेस का हमको यहाँ पे ये मिलता है। फिर टेराकोटा का फिगर हमको यहाँ पे, जैसे बहुत सारा मदर गॉडेस का एक टेराकोटा फिगर हमको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। बहुत सारा यहाँ पे टेराकोटा फिगर भी मिलता है हमको। तो अब आता है जैसे कालीबंगम में आता है, इसमें क्या है कि ये कहाँ पे है, ये राजस्थान में लोकेटेड है, ठीक है। कालीबंगन ये इंपॉर्टेंट साइट है कि मैच द कॉलेज में पूछ सकता है, जैसे हड़प्पा दे देगा, मोहनजोदारो देगा, कालीबंगन दे देगा, इधर से बहुत सारे एरिया दे देगा, जैसे वेस्ट पंजाब दे दिया, सिंध दे दिया, राजस्थान दे दिया, और उसको आप लोग ये करते रहिए, मैच करते रहिए। तो कालीबंगन जो है तो ये राजस्थान में लोकेटेड है, ठीक है। तो इसको याद कर सकते हैं, कालीबंगन है राजस्थान है, ठीक है, ठीक है। इसको ऐसे याद करते हैं, जैसे कि पहला जैसे वर्ड है कि यहाँ पे राजस्थान हो गया, ठीक है, राजा हो गया, ठीक है। यहाँ पे कालीबंगन हो गया, जैसे काली हो गया, ठीक है, काली, उससे याद कर सकते हैं। राजा और काली का कम्बिनेशन हो गया कि जैसे राजा जो है काली माता का पूजा करते हैं, तो वो एक तरीके से ऐसे याद कर सकते हैं। और नहीं तो जैसे कि और भी अगर आप अगर ट्रिक बना सकते हैं तो ट्रिक बना लीजिए खुद से भी। अगर और आगे अगर हम चलते हैं यहाँ पे कि सब ये क्या है कि यहाँ पे कोई भी हमको हॉर्स नहीं मिलता, ये बहुत बार पूछा चुका है, क्या यहाँ पे हॉर्स मिलता है? नहीं, यहाँ पे हॉर्स का कोई एविडेंस नहीं मिलता है, लेकिन हाँ लायन का एविडेंस मिलता है हमको यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे लायन का एविडेंस हमको मिलता है, ठीक है। और ये एक यहाँ कालीबंगन का एक और फीचर्स है, जो इंडिया में सबसे बड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है वो है कालीबंगन,
ठीक है। कालीबंगन जो है इंडिया का सबसे बड़ा ये साइट होता है। अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे हम लोग को पता है कि अगर सबसे बड़ा जो एरिया वाइज कौन सा स्टेट आता है इंडिया में, अगर 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज है हमारे इंडिया में, तो सबसे बड़ा स्टेट कौन सा आता है एरिया वाइज में, तो सबसे बड़ा आता है आपका राजस्थान, फिर आता है MP, फिर आता है महाराष्ट्र। तो उससे याद कर सकते हैं, जब राजस्थान सबसे बड़ा साइट है तो इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो साइट होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, राजस्थान में लाई करेगा, तो वो कौन सा होगा, कालीबंगन होगा। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं, अब यहाँ पे जो हमको हॉर्स यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे नहीं मिला, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे लायन मिला है। अब आते पशुपति होता है। पशुपति जो है का हमको एक यहाँ पे फिगर मिला है, एक क्वाइन मिला है। क्वाइन के ऊपर पशुपति का इमेज है, जिसको प्रोटोसिवा से कहते हैं। ठीक है, वो योगी के पोजीशन में बैठे हुए हैं, और वो जिस ये उसके नीचे जो है ये एलिफेंट, राइनो, टाइगर और बेफेलो, और जो टू जो है ये डियर का जो है हमको ये फिगर वहाँ पे उकेरा गया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये क्या होता है, ये चार जो है ऊपर है, इसके ये चार जो है ऊपर है, उसके नीचे 2 डियर का इमेज है। तो ये याद करना पड़ेगा। जो पशुपति या प्रोटोसिवा है ये यौगिक पोजीशन में बैठे हुए हैं, और उसके नीचे जो है ये एलिफेंट है, राइनो है, टाइगर है, बुफेलो है। इसमें देखिए क्वेश्चन पूछता है कि क्या काव है कि नहीं है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो काव है, इसमें काव नहीं है। ठीक है, इसमें काव नहीं है। और यहाँ पे हम लोग को हॉर्स नहीं मिला है, यहाँ पे ये एक पॉइंट है, ये पूछा चुका है। और कौन कौन सा एनिमल है, तो ये एलिफेंट है एनिमल। ठीक है, राइनो ये है, टाइगर है, बफेलो है। तो ये सब चीज़ हम लोग को याद रखना पड़ेगा। काव के जगह पे क्या है, बफेलो है। ठीक है, और यहाँ पे टाइगर है, ठीक, और राइनो है और एलिफेंट है। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बटर या बाइट, जैसे यहाँ पे हमने ये ट्रिक भी बनाया है, बाइट से भी याद कर सकते हैं। B फॉर बफेलो हो जाएगा, यहाँ पे T फॉर टाइगर हो जाएगा, E फॉर एलिफेंट हो जाएगा, और यहाँ बाइटर इसको बना देता है, R फॉर राइनो हो जाएगा। ठीक है, या इसको बीटर करके बना दीजिए, या इसको बटर करके बना दीजिए, कोई भी ऑप्शन है, आप इसका अपना से ये ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, और ये नीचे है कि 2 तो डियर रहता ही रहता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे डियर रहता है। ठीक है, नहीं तो अगर कोई स्टोरी अगर आपको क्रिएट करना है, जैसे कि एक जंगल गए, जंगल में सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, सबसे अगर सफारी करते हैं सबसे पहले हम लोग डियर देखते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम डियर देखे, घर से बाहर निकले तो देखे कि हाँ बफेलो है, बफेलो तबेला है घर के बाहर। फिर तबेला हम देखे, वहाँ पे बफेलो को देखे, फिर बफेलो के बाद फिर हम लोग जैसे ही जंगल पहुँचते हैं तो वहाँ पे हम डियर को देखते हैं। तो फिर कुछ दूर और आगे जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि राइनो को देखते हैं। ठीक है, राइनोसोरस को देखते हैं कि ये भी जो है वहाँ पे हमको मिलता है। फिर और थोड़ा आगे जाते हैं तो हमको क्या मिलता है, बहुत बड़ा जानवर मिलता है, एलिफेंट मिलता है। जब और अंदर घुसते हैं तो हमको लास्ट में एकदम टाइगर मिलता है, देखने के लिए मिलता है। तो एक कुछ स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारा ट्रिक है, आपको जो कंफर्टेबल है जिसमें आप बना सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, और यहाँ पे हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको लिंग का वर्शिप का एविडेंस हमको मिलता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको भी याद रखना पड़ेगा। ये सारा चीज़ पूछा चुका है, एक एक पॉइंट यहाँ पे जो है ना कई बार कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये सिर्फ नहीं BPSC में ही काम आएगा, अगर आप और भी कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं आप वहाँ पे भी ये काम आएगा। तो ये हो गया कि लिंग वर्शिप हो गया, और यहाँ पे ट्री और एनिमल का भी जो है वर्शिप यहाँ पे होता है, ट्री और एनिमल का भी यहाँ पे वर्शिप होता है। अब आते हैं कि यहाँ पे इविल एम्यूलेट भी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब कि यहाँ पे जो कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे बुरी ताकतों से लड़ने के लिए ना अपने जैसे बाजू बंद जिसे हम लोग कहते हैं, और या जैसे हम बाजू में कोई एक धागा लपेटना या कुछ ऐसा कुछ टाइप का वो लपेटते थे कि जिससे कि इविल जो एनर्जी है वो इससे दूर रहे। तो वो हम लोग को यहाँ पे एविडेंस देखने को मिलता है। अभी भी यहाँ पे भी देखते हैं, मतलब कि अभी भी आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो है ना काला धागा अपने बाजू में भी लगाते हैं, या बहुत लोग अपने बाएं पैर में भी है काला धागा लगाते हैं। तो वो वहीं ये कंसेप्ट, इसका एविडेंस सब वहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग को दिखता है। ये अभी भी ये यूज किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब या उसके बाद इसका जो टाइम पीरियड होता है, अब नेक्स्ट अब ये टॉपिक में आता है। जैसे कि देखिए वैदिक एज का टाइम पीरियड क्या है, 1500 BC से लेकर के 600 BC तक। ठीक है, 1500 से लेकर 600 लेकर। अब ये जो डेट है ये है ना, ये हो सकता है कहीं वेरी कर जाए, किसी बुक में 600 की जगह 500 लिखे, किसी में 700 लिखे, तो और ये आगे भी ये है, यहाँ पे भी कहीं कहीं भी डेट वेरी करता है। ठीक है, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं कि ये चीज़ कंसिडर कर सकते हैं, थोड़ा 19-20 चलता है।
इसीलिए जो है ना देखते डेट से उतना ये लोड नहीं लेना है कि हाँ ये क्या है, कहीं 600 कहीं 500 लिखा हुआ, तो उसके लिए आप ज़्यादा लोड नहीं लेना, अराउंड करके चलना। ठीक है, जो 1500 से लेकर 1000 BC तक है, ये इसको अर्ली वैदिक एज कहते हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे इसको हम ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं। और ऋग वेद में हम लोग जानते हैं कि 1028 राइम यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा चुका है बार बार। ऋग वैदिक का टाइम पीरियड क्या है, अर्ली वैदिक एज है, इसका 1500 से 1000 BC तक में आता है। और इसमें कितना राइम होता है, 1028 राइम आता है। फिर 1000 से लेकर के 600 BC तक को क्या कहता है, लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं। 1000 BC से लेकर 600 BC तक को हम लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं। इसी में हमको आयरन मिलता है, जिसको पहले हम बताए, इसी में हमको आयरन मिलता है। अब ऋग वेद यहाँ पे मिला, अब शाम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हमको सब लेटर वैदिक पीरियड में मिलता है। ठीक है, और एक और पॉइंट है जो यहाँ पे हम लिखे हैं, यहाँ पे टेम्पल हमको नहीं मिला, वेरी इंपॉर्टेंट। पूछता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या टेम्पल मिला है, नहीं टेम्पल नहीं मिला, लेकिन यहाँ क्या मिला है, होली बाथ मिला है। कि जैसा भी हम लोग देखते हैं ना कि जैसे नदी में जाकर डुबकी लगाते हैं कोई भी प्रीशियस मोमेंट में, उसी तरीके से यहाँ पे हमको एक होली बात मिला है। एक होली वहाँ पे लोग जा कर के बात लेते थे, या होली बात का हमको एविडेंस यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं कि यहाँ पे अब नेक्स्ट में आता है कि दूसरे पॉइंट में यजुर्वेद में, ऋग्वेद का बात की, अब यहाँ पे इसमें यजुर्वेद में जो है ना राजसूय और वाजपेय जैसे यज्ञ का मेंशन है। ठीक है, और यजुर्वेद में ही है रूल और डिटेल ऑफ रूल और सेक्रीफाइस मेंशन है। तो ये बहुत बार पूछ चुका है, ये कौन से वेद में जो है यज्ञ के बारे में मेंशन है, तो यजुर्वेद। तो यजुर से यज्ञ ऐसे करके साउंड आ रहा है, यह तो इसको ऐसे याद करना, एकदम याद रहना चाहिए, एकदम बहुत बार पूछा है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आए और उसमें डाउट हो कि ये है वो नहीं, ये तो एकदम नींद में उठाकर बोल दे तो याद रहना, नहीं तो छोटा छोटा क्वेश्चन ही जो है ना, जो इजी क्वेश्चन है, अगर गलत कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन थोड़ा सा मतलब कि कम हो जाता है चांस उसका। तो ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पर राजसूय और वाजपेय भी इसी वेद में मिलता है। अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे राजसूय में क्या है, वाई आता है, वाजपेय में वाई आता है, तो यहाँ यजुर्वेद में भी वाई आता है। तो उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है ना कि जब यज्ञ है तो इसमें क्या रूल्स सेक्रीफाई, यज्ञ में तो यही ना होता है, बहुत सारा का हम लोग आहुति देते हैं। तो उसी तरीके से जितना भी रूल्स और सेक्रीफाइस इसमें डिटेल में इसी वेद में मेंशन होता है। तो ये हो गया। अब शाम वेद में क्या होता है, इसको बुक ऑफ चैंट भी कहते हैं। ठीक है, ये बुक ऑफ म्यूजिक भी कहते हैं। तो ये शाम से हो जाता है श्याम हो गया, मतलब कृष्ण से रिलेटेड है। तो वो क्या होता है, वो म्यूजिक से ये बहुत ज़्यादा या इससे रिलेटेड है, या उसके नाम का चैंट भी बहुत लोग करते हैं। तो आप उससे ये कर सकते हैं। ठीक है, म्यूजिक का बुक है ये शाम वेद। ठीक है, जितना भी हम लोग राग देखते हैं ये सब शाम वेद का ही पार्ट है। ठीक है, और जितना भी हम रूल और सेक्रीफाइस हम लोग देखते हैं कि फेस्टिवल में या पूजा में ये सब होता है, तो यजुर्वेद से ही निकाला गया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक में। नेक्स्ट में क्या है, अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या होता है, अथर्ववेद में है, इसमें भी रिचुअल्स के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, डिटेल्ड रिचुअल्स। ठीक है, ये देखिएगा, दो से कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पे डिटेल्स रूल और सेक्रीफाइस और ये डिटेल्स रिचुअल्स है। ठीक है, रिचुअल्स हम लोग अथर्ववेद से लिए हैं। रिचुअल्स कौन सा होता है, जो हम लोग अभी डे टू डे जो रिचुअल्स करते हैं पूजा पद्धति में, ये है करते हैं। तो ये सारा जो रिचुअल्स है ना, ये सारा रिचुअल्स हम लोग इसी अथर्ववेद से लिए गए हैं। अभी जितना भी हम लोग जो पंडित पुरोहित सब जो पूजा कराते हैं ये करते हैं, उसका अधिकतर चीज़ जो है अथर्ववेद से लिया गया है। ठीक है, और इसको और इसी में हमको जो है ना ये नॉन नारियल का एविडेंस मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे स्पेल मतलब कि जादू टोना के बारे में भी इसमें जिक्र मिलता है। और यहाँ पे जैसे कोई भी डिजीज कैसे क्योर किया जाता है इस केस में जिक्र मिलता है। अथर्ववेद में बहुत सारा चीज़ मिलता है। इसमें जो है ना एग्रीकल्चर के बारे में बहुत सारा जिक्र मिलता है। ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल के बारे में बहुत सारा जिक्र मिलता है। अथर्ववेद में बहुत सारा चीज़ के बारे में जिक्र है। तो अभी मैं इसी पॉइंट को कवर करता हूँ। और भी वेद के और भी सारे फीचर्स मुझे मेरे नेक्स्ट नोट्स में है, उसमें जब पढ़ाएंगे तो उस समय इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अथर्ववेद में होता है, इसमें डिटेल्ड रिचुअल्स है, नॉन आर्यन का जिसमें हमको एविडेंस पता चलता है, स्पेल्स के बारे में पता चलता है, डिजीज के बारे में पता चलता है, जादू टोना के बारे में पता चलता है। अब आते हैं आरण्यक। आरण्यक क्या होता है, आरण्यक को हम फॉरेस्ट बुक भी कहते हैं। ठीक है, आरण्यक को हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट बुक। इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट बुक किसको कहते हैं, आरण्यक को कहते हैं। ठीक है, अब रामायण जो होता है, रामायण में आता है, वाल्मीकि रामायण का जब बात करते हैं उसमें राम को जो है किंग की तरह दिखाया गया है। ठीक है, लेकिन यही जब रामायण जब तुलसीदास जब ये वाल्मीकि रामायण कौन लिखते हैं, वेद व्यास, ये वाल्मीकि के द्वारा जो ये लिखा गया है। ठीक है, ये रामायण।
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये रामायण जो है वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है और इसमें क्या होता है, राम को एज राजा की तरह दिखाया गया है। लेकिन जब ये तुलसीदास के समय में, जब ये तुलसीदास जी जब ये लिखते हैं रामायण को, तो इसमें राम को जो है भगवान की तरह मतलब दर्शाया गया है, ठीक है। और तुलसीदास जो है जो रामायण लिखे उसका नाम क्या है, रामचरितमानस, ठीक है, ठीक है। और ये जो तुलसीदास जो थे ना वो अकबर के टाइम में मौजूद थे, तो ये अकबर के कंटेम्प्रेरी में ये सारा फैक्ट पूछा जा चुका है। वाल्मीकि रामायण में क्या होता है, जैसे कि राम के किसमें किंग की तरह दिखाया गया है, तो ये पूछ देगा तुलसीदास, वाल्मीकि, वेद व्यास, ऐसा ऑप्शन रहेगा, तो उसमें आपको वाल्मीकि मारना है। तो ये सारा फैक्ट पूछा जा चुका है। इस नोट में एक एक पॉइंट जो है बार बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको एकदम कंठस्थ याद रखना चाहिए एक एक पॉइंट। तो वाल्मीकि रामायण में राम को जो है एक राजा की तरह दिखाया गया है। तुलसीदास का जो रामायण है उसमें राम को जो है एक भगवान की तरह दिखाया गया है। और तुलसीदास जो रामायण लिखते हैं उसका नाम है रामचरितमानस, में रामचरितमानस होता है। और ये हिंदी में नहीं अवधी में लिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी क्वेश्चन पूछा चुका है। हिंदी में नहीं अवधी में लिखा गया है। और ये जो है अकबर के टाइम में ये के कंटेम्प्रेरी थे ये तुलसीदास जी, ठीक है। अब जो महाभारत होता है, महाभारत, ठीक है, महाभारत जो है वो वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया है। तो ये हमेशा कन्फ्यूजिंग रहता है, जैसे वाल्मीकि, वेद व्यास, ये सब रहता है, ब्रह्मसूत्र, इस तरीके से कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट दिया रहता है। तो आपको याद रखना जो महाभारत होता है वो वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब ऐसा लोग मतलब बहुत सारा इसमें कन्फ्लिक्ट है कि जो वेद किन के द्वारा लिखा गया, कोई बोलता है कि वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया है, कोई बोलता है नहीं एक आदमी के द्वारा लिखा ही नहीं गया है, मल्टीपल लोग मिल करके इसको लिखे हैं, कोई बोलता है लिखा हुआ ही नहीं है। एक्चुअली ये जो है हम लोग को सुनकर जो नॉलेज मिला है और फिर हर बहुत सारे इंडिविजुअल को कुछ कुछ पॉइंट याद था, वो लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, वो इस पॉइंट को बोलते हैं और उस पॉइंट को लिखा जाता है। तो खैर इसमें छोड़िए, उस पर चर्चा नहीं करते हैं। क्या है ये पॉइंट है कि महाभारत जो है कि ये जो है वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ इसको कन्फ्यूज नहीं होना वाल्मीकि से। महाभारत जो है वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। इसको ऐसा याद कर सकते हैं, जो भारत, इसमें महाभारत में क्या है, भारत बढ़ा रहा है और भारत में वेद का बहुत ज़्यादा चलन होता है, तो इसलिए इसको वेद व्यास कहते हैं, वेद व्यास, इसको ऐसा याद रख सकते हैं, ठीक है। और रामायण में जो है, रामायण में ये देखिए कि ना कि ये वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे क्या है कि अथर्ववेद, अथर्ववेद का फिर और एक इसमें देखिए क्या क्या लिखा है। इसमें इंडियन मेडिसिन का ओरिजिन ये होता है, हाँ, जो इंडियन मेडिसिन जो हम आयुर्वेद का देख रहे हैं, ये सब देखते हैं, ये सब अथर्ववेद में ही इसका जिक्र होता है। तो इंडियन मेडिसिन का जो ओरिजिन है अथर्ववेद में ही है, ठीक है। और इसमें जो है कि डाइवर्स नेचर, जैसे एग्रीकल्चर, कैटल रियरिंग इंडस्ट्री, ये सब के बारे में इसमें अथर्ववेद में जिक्र होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अथर्ववेद में बहुत सारा चीज़, अगर कभी मौका मिले तो अथर्ववेद को ऑर्डर कर मंगा करके इसको पढ़िएगा। अथर्ववेद में बहुत सारा चीज़ का जिक्र है, आपको बहुत नया नया चीज़ आपको समझ में आएगा कि हाँ अच्छी इसमें ये चीज़ लिखा हुआ, ठीक है। अब आते हैं वर्धमान महावीरा के बारे में। वर्धमान महावीरा जो है 24 तीर्थंकरा थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, कितने नंबर के तीर्थंकरा थे, 24। हमारे 24 आवर होता है एक दिन में, तो इससे हम याद करते हैं कि ये 24 नंबर के तीर्थंकर थे, ठीक। अब ये कहाँ पे जन्म लिए थे, ये वैशाली में जन्म लिए थे, कुंदनग्राम, ठीक है, कुंदनग्राम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैशाली में कुंदनग्राम। और इनका जो फिर ये शरीर कहाँ पे छोड़े थे, या इनका डेथ कहाँ हुआ था, पावापुरी। पावापुरी कहाँ आता है, राजगीर। राजगीर कहाँ आता है, नालंदा में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, पावापुरी, राजगीर, नालंदा। और जो जैन धर्म का जो बिलीफ सिस्टम होता है उसको कहते हैं, ये त्रिरत्न कहते हैं, त्रिरत्न, ठीक है। इसको त्रिरत्न, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बार बार त्रिरत्न जो है इसमें क्या होता है कि राइट फेथ होता है, ठीक है, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट, ये तीनों पॉइंट याद रहने चाहिए। हम लोग का राइट फेथ होना चाहिए, फिर राइट नॉलेज होना चाहिए, फिर राइट कंडक्ट होना चाहिए। राइट फेथ का मतलब होगा कि हाँ हम जिस भी गुरु को मान रहे हैं वो उस पर हमको पूरी तरह से विश्वास है कि नहीं, इसको कहते हैं राइट फेथ हो गया, ठीक है। राइट नॉलेज हो गया कि हाँ हमको जो नॉलेज मिल रहा है वो हमको सही नॉलेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो ये राइट नॉलेज होता है। फिर राइट कंडक्ट का जो हमको बोला गया है, हमको अगर पहले फेथ रख करके गुरु के पास गए और गुरु हमको जो ज्ञान दिया और वो ज्ञान को हम फिर अपने कसौटी पे इसको हम तोले, ठीक है। अब हमको पता चला कि ये सही है क्या नहीं गलत है, अगर गलत है तो छोड़ देते हैं, फिर दूसरे गुरु के पास जाएंगे, फिर वहाँ पे नॉलेज मिलेगा। जब हमको पता चलेगा कि राइट नॉलेज वो मिल चुका है, अब वो हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपने डे टू डे लाइफ में, तो उसको कहते हैं राइट कंडक्ट, ठीक है, राइट कंडक्ट। तो राइट कंडक्ट ये हो जाएगा। तो ये तीन रत्ना हो जाता है, राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जैनिज्म में है। जैनिज्म में कोई भगवान का कंसेप्ट नहीं है, ये लोग भगवान को नहीं मानते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जैनिज्म में भगवान को नहीं माना जाता है,
वहाँ पे नहीं, ऐसा कोई गॉड का कंसेप्ट नहीं कि कोई गॉड है और वो इस वर्ल्ड को बनाया है और वो वर्ल्ड को चला रहा है, हम भगवान का पूजा करते हैं और हम भगवान के पास जाके रहेंगे, ईश्वर के पास जाके रहेंगे, ऐसा कुछ कंसेप्ट, ये कंसेप्ट नहीं है जैनिज्म में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कोई भी गॉड का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इसमें 2 इम्पोर्टेंट फिगर आते हैं, स्थूलबाहु और भद्रबाहु। स्थूलबाहु जो है ये जैन के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फिगर आते हैं और ये क्या कहते हैं, ये फर्स्ट जैन काउंसिल को हेड करते हैं स्थूलबाहु। और ये कहाँ पे होता है, पाटलिपुत्रा में होता है, पाटलिपुत्रा में फर्स्ट जैन काउंसिल होता है, ठीक है। और ये लोग क्या बोलते हैं कि हम जो जैन के जो फॉलोअर है वो वाइट कपड़ा पहन सकते हैं, वाइट क्लॉथ पहन सकते हैं, ठीक है। और इसके स्थूलबाहु के जो भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं या करते हैं, लेकिन इसके फॉलोअर को श्वेतांबर कहते हैं। श्वेतांबर एक तरह का सेक्ट है, जैनिज्म में डिफरेंट सेक्ट होता है, तो उसमें जैनिज्म का एक सेक्ट है श्वेतांबर। श्वेतांबर को स्टार्ट करने वाले कौन थे, स्थूलबाहु, दोनों एस से स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये श्वेत का मतलब ही होता है वाइट, ठीक है। तो ये वाइट कपड़ा पहनते हैं और ये पहला जैन काउंसिल कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्रा, अपना ही पाटलिपुत्रा में हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट फिगर है, ठीक है, ये याद रखना। अब आता है नेक्स्ट फिगर भद्रबाहु, ठीक है। भद्रबाहु, और भद्रबाहु क्या किए, ये लास्ट जैन काउंसिल को हेड किए थे। लास्ट जैन काउंसिल क्या है, गुजरात और वल्लभी। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे बिहार क्या होता है, बिहार ईस्टर्न पास्ट में पड़ता है, ठीक है, और गुजरात एकदम लास्ट में पड़ता है। तो फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। तो लास्ट वाला जैन काउंसिल क्या है, गुजरात में वल्लभी रीजन में, ठीक है। और वल्लभी में वी जो है वो लास्ट लेटर के आसपास रहता है, तो वहाँ पे हम इस ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, वल्लभी, ठीक है। और ये क्या होता है, ये गुप्ता के टाइम पे होता है, ये जो लास्ट जैन काउंसिल होता है ना, ये गुप्ता के टाइम पे होता है, ठीक है, ठीक है। और ये भद्रबाहु जो है ना, ये दिगंबर सेक्ट को स्टार्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भद्रबाहु है ये दिगंबर सेक्ट को स्टार्ट करता है। ये बोलते हैं कि नहीं, जिस तरह से महावीर जो थे वो मतलब कि नेकेड रहते थे, उसी तरीके से हम लोग लेके चलेंगे। तो ये लोग बोलते हैं कि इनके जो संत और गुरु को रहना है वो नेकेड रहना चाहिए, कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। लेकिन इसमें स्थूलबाहु में जो है कपड़ा पहनने के लिए अलाउ करता है। तो और भद्रबाहु में एक और फीचर जो यहाँ पे नहीं लिखे हैं, भद्रबाहु के जो सेक्ट में क्या होता है, जो दिगंबर सेक्ट जो स्टार्ट किए थे, ठीक है, इस सेक्ट में जो है ना महिला अलाउ नहीं रहती है कि ये जो है गुरु बन सकती है, ठीक है, महिला का अलाउ नहीं किया जाता है। लेकिन जो श्वेतांबर वाले सेक्ट में है, इसमें महिला को अलाउ किया जाता है कि ये भी जो है गुरु बन सकती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक, ये चीज़ है। अगर महिला को इसमें बोलता है ना कि महिला को जो है इसको नेक्स्ट लाइफ में जन्म लेना पड़ेगा, तब जा कर के वो इसमें बन सकती है भद्रबाहु में। लेकिन स्थूलबाहु में महिला को भी शामिल किया गया है कि वो इसी जन्म में ही ले सकती है। तो ये जो लास्ट जैन काउंसिल हुआ था ना, ये मतलब कि गुप्ता के समय में हुआ था। और जो भद्रबाहु है वो दिगंबर सेक्ट को स्टार्ट किए थे, ठीक है। ठीक है, और यही जो होता है, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य जब वो अपना यहाँ पे राज्य स्थापित कर लेते हैं, तो वो फिर जब देखते हैं तो फिर वो लास्ट में भद्रबाहु के साथ ही फिर वो कर्नाटक में चल जाते हैं। फिर वहाँ पे फिर शरीर त्यागते हैं, फिर वो अलग कहानी है। फिर वो जब वो फिर नेक्स्ट नोट्स में आएगा तो मैं उसे बताऊँगा। अभी ये वाला चीज़ है कि ठीक है, स्थूलबाहु श्वेतांबर सेक्ट को देते हैं, भद्रबाहु जो है वो दिगंबर सेक्ट को देते हैं। और पहला जो जैन काउंसिल कहाँ होता है, पाटलिपुत्र में होता है। ये इसको हेड नहीं करते, स्थूलबाहु इसको हेड नहीं करते, लेकिन हाँ पहला जैन काउंसिल जो है जैन काउंसिल जो है वो पाटलिपुत्र में होता है। और जो लास्ट जैन काउंसिल है वो जो है गुजरात वल्लभी में होता है। और जो लास्ट जैन काउंसिल जो होता है ना वो गुप्ता के समय में होता है। जी फॉर गुजरात, जी फॉर गुप्ता टाइम, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं हर्षवर्धन के बारे में हम लोग देखते हैं कि हर्षवर्धन का क्या है। तो हर्षवर्धन जो है ये वर्धन डायनेस्टी के लीड रोल में थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेयर थे वर्धन डायनेस्टी के, ठीक है, हर्षवर्धन, ठीक है। यहाँ पे आता है वर्धन डायनेस्टी के कौन थे, हर्षवर्धन थे। ये 606 से लेकर के 647 तक मतलब कि ये लोग ये रूल किए, ये वर्धन डायनेस्टी चला था, ठीक है। वर्धन डायनेस्टी के संस्थापक कौन थे, हर्षवर्धन थे, ठीक। अब और जो हर्षचरित्र जो बुक लिखा गया है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन में रहता है कि हर्षचरित्र क्या हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है या बाणभट्ट के, और तब भी ऑप्शन रहता है। तो आप उसमें हर्षचरित्र जो है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, ये इस चीज़ को याद रखिएगा। वहाँ ऑप्शन में हर्षवर्धन भी रहेगा तो ये, लेकिन हर्षचरित्र जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब आते हैं जो पुलकेशिन II है, चालुक्य डायनेस्टी का जो एक इम्पोर्टेंट रूलर थे पुलकेशिन II थे, वो हर्षवर्धन को डिफीट कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर्षवर्धन को कौन डिफीट करता है, पुलकेशिन II
हर्षवर्धन को कौन डिफीट करता है? पुलकेशिन टू। पुलकेशिन टू किस डायनेस्टी के थे? चालुक्य डायनेस्टी के थे, चालुक्य डायनेस्टी के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये हुएनसांग जो है इसी के हर्षवर्धन के ही समय में विजिट करते हैं इंडिया को। तो H फॉर हर्षवर्धन, H फॉर हुएनसांग। ठीक है, तो ऐसा आप याद कर सकते हैं। और जो है हर्षचरित्र जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, और पुलकेशिन टू जो है याद है, पुलकेशिन टू जो ही हर्षवर्धन, जैसे हर्षवर्धन में क्या आता है, देखिए ये 2 वर्टिकल लाइन आता है H में, और पुलकेशिन टू में भी 2 आता है। तो वो ऐसे आप याद करते हैं। पुलकेशिन टू जो है वो हर्षवर्धन को जो डिफीट कर देता है। ठीक है, और पुलकेशिन टू जो है किसके है? ये चालुक्य डायनेस्टी के थे, इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब आते हैं ये जो है ना कन्नौज को नया कैपिटल बनाते हैं। ये जो है कन्नौज को जो है न्यू कैपिटल बनाते हैं हर्षवर्धन, इंपॉर्टेंट है कन्नौज। ठीक है, यहाँ का ये परफ्यूम यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होता है अभी भी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कन्नौज जो है ये न्यू कैपिटल बनाते हैं। ठीक है, अब आता है यहाँ पे फिर कन्नौज असेंबली भी यहाँ पे करवाते हैं। ठीक है, किस लिए करवाता है? कि हुएनसांग को ऑनर करने के लिए। जो हुएनसांग इसके समय विजिट किया था, तो एक असेंबली का गठन करते हैं, कन्नौज असेंबली। ठीक है, और यहाँ पे और ये जो है ना हुएनसांग को ऑनर करता है। और ये हर्षवर्धन जो है अपने कैपिटल कन्नौज में ही रहते हैं, तो वहाँ हुएनसांग आए हुए थे, तो वहीं पे इसको ऑनर करते हैं। ठीक है, और इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस होता था वहाँ पे हर 5 साल में एक बार, वर्धन डायनेस्टी में इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस होता था हर 5 साल में एक बार। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब कन्नौज असेंबली देगा ना, तो उसके ऑप्शन में इलाहाबाद भी दे देगा कि हाँ कहाँ पे जो है हुएनसांग को ऑनर किया गया था, क्या कन्नौज असेंबली में किया गया था, क्या इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस में किया गया था। तो ये हमेशा रहेगा, तो आप कन्नौज में याद रखिए, कन्नौज में किया गया था। ठीक है, आप इसको ऐसे याद करते थे कि कन्नौज कैपिटल है, तो कैपिटल में ही सबको ऑनर किया जाता है। हम लोग जितना भी देखते हैं कि प्रेसिडेंट अवार्ड देती है, ये देती है, वो कैपिटल में ही देती है। और ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे कन्नौज में क्या है कि लास्ट में आता है जे, तो ये क्या आता है, जे में एक नीचे का लेटर ये इस तरह का निकला होता है। और जो है इसमें क्या कहते हैं, हुएनसांग जो होता है लास्ट में जी आता है, तो जी में भी ये नीचे का लेटर इस तरह से निकला हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस जो है हर 5 साल में एक बार आता है, ये फैक्ट पूछा जा चुका है। ठीक है, अब आता है कि ये जो है ना कि हर्षवर्धन जो है ना ये नालंदा यूनिवर्सिटी को के डेवलपमेंट के लिए ये फंड भी दिए थे, एलोकेट किए थे कि हाँ इतना हम पेट्रोनाइज करते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी का जो है डेवलपमेंट हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब आते हैं ये नालंदा यूनिवर्सिटी पहले से बना हुआ था, ये हर्षवर्धन ने नहीं बनाया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रख लीजिए कि हर्षवर्धन ने नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं बनाया था। ये नालंदा यूनिवर्सिटी का किस तरीके से विकास हो सके उसको जो है चैरिटी किए थे, एक तरीके से समझ लीजिए, पेट्रोनाइज किए हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है, हुएनसांग जो है ये क्या करता है, पल्लवा जो होता उस समय था, पल्लवा जो रीजन था, पल्लवा भी वहाँ पे भी जो है विजिट करते हैं। और पल्लवा का कैपिटल क्या था, कांचीपुरम था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हुएनसांग कहाँ भी यहाँ तो विजिट किए थे हर्षवर्धन के समय में, यहाँ विजिट करने के बाद फिर पल्लवा के पास जाते थे। ठीक है, साउथ इंडिया में पल्लवा आ जाता है। ठीक है, वहाँ पे जाते हैं, उसका जो कैपिटल होता है कांचीपुरम, वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ पे जब जाते हैं देखते हैं कि यहाँ पे भी बहुत अच्छा लर्निंग पॉइंट बना हुआ है, तो वो मतलब कि वहाँ पे फिर जाके वहाँ पे भी बहुत दिन रहते हैं और वहाँ चीज़ों को समझते हैं। तो देखते हैं कि जो वहाँ पे जो लर्निंग पॉइंट है ना उसको घटिका कहते हैं। घटिका का मतलब क्या हुआ, ग्रेट लर्निंग पॉइंट। तो जी फॉर घटिका, जी फॉर ग्रेट हो गया। तो घटिका मतलब ग्रेट लर्निंग पॉइंट, ये दे देता कि इस वर्ड का क्या मतलब होता है। तो घटिका का मतलब होता है ग्रेट लर्निंग पॉइंट होता है। और हुएनसांग जो है पल्लवा में विजिट करते हैं जिसका कैपिटल है कांचीपुरम। ठीक है, अब आते हैं जो पल्लवा के बारे में। पल्लवा का जो फाउंडर थे उनका नाम था ये नरसिम्हा वर्मन वन। ठीक है, और इसको महादेव वर्मन भी इसके नाम से भी जानते हैं। नरसिम्हा वर्मन वन और महादेव वर्मन। ठीक है, इस दोनों के नाम से जाना जाता है। पल्लवा के फाउंडर कौन थे, ये थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्मन तो देख ही रहे हैं, तो वर्मन तो आएगा, पल्लवाज में भी आता है। और वहाँ पे नरसिम्हा, ये वर्ड अभी भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। आप साउथ इंडियन फिल्म देखेंगे तो नरसिम्हा वर्ड बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे। और वहाँ पे नरसिम्हा का बहुत ज़्यादा अभी भी वहाँ पे वो इस डिटी का पूजा किया जाता है। ठीक है, ऐसे नरसिम्हा का जो ओरिजिन जो है वो फिर अगर उस पर बात करेंगे तो फिर उसके हिसाब से वो फिर जो बिहार के जो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में है वहाँ पर मुझे इसी नरसिम्हा का जो है ओरिजिन के बारे में पता चलता है। जो वो जो पिलर, जिस पिलर से जो नरसिम्हा निकले थे वो पिलर अभी भी जो है पूर्णिया में मौजूद है।
ठीक है। ये नरसिम्हा वर्मन जो है वन जो है ये हो गया, ये फाउंडर थे इसके, ठीक है। अब मम्मलपुरम जो है यहाँ पे ये बड़ा फेमस है, ये सिटी मम्मलपुरम किस लिए फेमस है मम्मलपुरम, तो ये महाबलीपुरम के लिए फेमस है। मम्मलपुरम में जो है महाबलीपुरम जो है ये एक तरह का ग्रुप ऑफ टेम्पल है जिसको हम शोर टेम्पल भी कहते हैं। शोर टेम्पल किस लिए कहते हैं, क्योंकि ये समुद्र के किनारे जो है मौजूद है, इसलिए इसको शोर टेम्पल भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ये मम्मलपुरम और महाबलीपुरम, ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है महाबली जो पुरम में है, यहाँ पे जो है मोनोलिथिक रथा जो है हमको वहाँ पे खड़ा दिखता है। वहाँ पे जो एक ही पत्थर से जो है ना एक रथ बना दिया गया है, ठीक है, जिसको पाँच पांडवा रथ कहा जाता है। वहाँ पे जो है रथ इस तरीके से बनाया कि उसमें 5 पांडव का हमको ये देखने के लिए मिलता है, फिगर देखने के लिए मिलता है। तो वहाँ एक तरह का एक रथ नहीं है, 5 डिफरेंट रथ है, 1 2 3 4 5 करके ऐसे करके रथ है। पहला रथ ये, दूसरा रथ ये, तीसरा रथ ये, ऐसे करके दिया। और वो एक पत्थर को ही तोड़ करके नक्काशी करके बनाया गया है वहाँ पे। तो ये एक ही पत्थर, इसलिए इसको मोनोलिथ, मोनो का मतलब होता है एक और लिथ का मतलब होता है पत्थर। तो एक पत्थर को ही तराश करके ये रथ बनाया गया है। तो ये पंचरथा इसको भी कहा जाता है, पंच पांडवा या पंचरथा भी कहते हैं। और ये कहाँ मौजूद है, ये महाबलीपुरम में मौजूद है। इसको शोर टेम्पल भी कहते हैं। ये महाबलीपुरम कहाँ पे है, मम्मलपुरम में मौजूद है, ठीक है। ये और ये किस डायनेस्टी के अंदर में आता था, ये पल्लवा डायनेस्टी के अंदर में आता था। पल्लवा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, नरसिम्हा वर्मन वन और या तो महादेव वर्मन, ठीक है। और इसका कैपिटल क्या था, इसका कैपिटल है कांचीपुरम, ठीक है। और वहीं पे ही जो ये विजिट कौन किए थे, वेनशांग विजिट किए थे। और वहाँ पे जो है ग्रेट लर्निंग पॉइंट को देखे थे, जिसको उसके लोकल लैंग्वेज में घटिका कहते हैं, ठीक है। अब आता है जो नेक्स्ट ट्रेन आता है नरसिम्हा वर्मन 2 है, वो क्या होता है ना कि वो कैलाशनाथ टेम्पल बनाते हैं, ठीक है। कहाँ पे, वही कांचीपुरम में ही कैलाशनाथ टेम्पल बनाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि ये जब क्या होता है ना, एक और कैलाशनाथ टेम्पल आप पढ़े होंगे, एक और कैलाशनाथ टेम्पल जो फेमस कैलाशनाथ टेम्पल है महाराष्ट्र के एलोरा में है। वो भी क्या हुआ ना, पत्थर को, एक ही पत्थर को, पहाड़ को तराश करके वो पूरा टेम्पल को बनाया गया है। आप ऐसे सर्च कर सकते हैं, ये वाला कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा, ये भी बहुत फेमस। अभी आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में और भी जानेंगे। वो इसी से इंस्पायर्ड होता है, वो भी महादेव का ही मंदिर था, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं राष्ट्रकूटाज में, ठीक है। राष्ट्रकूटाज का ये कौन था, ये कृष्णावन, ठीक है। राष्ट्रकूटाज के जो ये कौन थे, कृष्णावन थे। ये क्या किए थे ना कि ये भी जो है कि रॉक कट मोनोलिथ कैलाश टेम्पल, वही जब अभी हम बता रहे थे ना कि ये कि जो कि कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम में बना था, इसी से इंस्पायर्ड होकर के जब इसको देखें ना तो इसी से इंस्पायर्ड होकर के क्या कि वो अपने एरिया में जा करके एक पहाड़ को तराश करके एक उसी तरह से टेम्पल बनाते हैं, उसी से इंस्पायर्ड होकर के। तो वही इसको कहते हैं रॉक कट मोनोलिथ टेम्पल। वो भी कैलाश टेम्पल है, कहाँ पे मौजूद है, एलोरा पे मौजूद है। ये किसने बनाया था, कृष्णावन ने बनाया था, कृष्णावन, ठीक है। और कृष्णा नाम है, कृष्णा बनाया है कैलाश टेम्पल, ठीक है। ये रॉक कट मोनोलिथ टेम्पल है, ठीक है। और ये बहुत बड़ा, आप उसको आप ऐसे ही आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, आप एक बार देख लीजिए। और ये किसके कौन से डायनेस्टी के थे, ये राष्ट्रकूटाज डायनेस्टी के थे, ठीक है। राष्ट्रकूटाज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कहाँ पे था, ये कर्नाटक के एरिया के राष्ट्रकूटाज आता है, ठीक है। तो ये था राष्ट्रकूटाज के कृष्णावन थे। ये क्या किए थे, रॉक कट मोनोलिथ बनाए थे, कहाँ, कैलाश में बनाए, कैलाश टेम्पल बनाए थे, कहाँ पे, एलोरा में बनाए थे, ठीक है। और यहाँ एलिफेंटा लिखे, ये महाराष्ट्र के पास जो है वो एलिफेंटा का यहाँ पे था, उसी के आसपास एलिफेंटा भी है, ठीक है। यहाँ पे अब आते हैं यहाँ पे चोला डायनेस्टी के जो फेमस फिगर थे वो राज वन थे, ठीक है। और इसके जो फाउंडर थे उनका नाम था विजय आलिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चोला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, विजय आलिया थे, ठीक है। चोला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, विजय आलिया। चोल को विजय कर लिया गया, ठीक है। अब इसके जो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे। और इनके जो सुपुत्र थे जो राजा वन, ये क्या किए थे, ये भी बहुत मतलब कि ग्रेट रूलर थे। ये अब अपने जो डायनेस्टी था, इस डायनेस्टी को एक्सपेंड किए थे, इवन इंडोनेशिया तक ये पहुँच चुके थे। हालांकि इसके बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा जब, अगर हम बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जब यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बात जाएगी तो ये और डिटेल में पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। अब ये राजा वन क्या है, ये राजराजेश्वरा टेम्पल बनाए थे, ठीक है। ये राज वन क्या बनाए थे, राजराजेश्वरा टेम्पल बनाए थे। ये इसको और एक नाम से जानते हैं, बृहदेश्वरा टेम्पल, ठीक है। ये कहाँ पे है, तंजौर में है, ठीक है। अभी ये यूनेस्को हेरिटेज साइट में मेंशन है। ये कब बना था, 1010 AD में बना था, ठीक है। अब ये राजराजेश्वर टेम्पल हो गया। अब बृहदेश्वरा टेम्पल भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये चोला डायनेस्टी का था। अब आते हैं नेक्स्ट इसमें यहाँ पे
अब एक्स्ट्रा पॉइंट में क्या लिखा है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले कॉटन का पता चलता है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले हम लोगों को किसका पता चलता है, कॉटन का पता चलता है। और ये कौन सा था, ये नगरी सभ्यता था, मतलब कि यहाँ पे जो है हम लोग को टाउन दिखता है, सिटी दिखता है, विलेज नहीं दिखता इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे क्या ये यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या विलेज टाइप सिविलाइजेशन था, नहीं, ये टाउन सिविलाइजेशन था। और यहाँ पे कोई आयरन नहीं मिलता है, ठीक है। सबसे पहले कॉटन कहाँ मिलता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूसर कंट्री कौन सा है, चाइना है, उसके बाद इंडिया आता है, ठीक है। अब आता है कि वैदिक सिविलाइजेशन क्या है, कि गांव, ये वैदिक सिविलाइजेशन जो है वो गांव की सभ्यता है, रूलर ये विलेज सिविलाइजेशन है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों में कंफ्यूज करने के लिए दे देता है। वैदिक सिविलाइजेशन जो है वो विलेज सिविलाइजेशन है, वी फॉर वैदिक, वी फॉर विलेज, ठीक है। अब आता है अवंतिका। अब अवंतिका क्या है, यहाँ पे ये लार्जेस्ट है, 16 महाजनपदा में सबसे लार्जेस्ट साइट है अवंतिका, ठीक है। 16 महाजनपदा में सबसे लार्जेस्ट साइट कौन सा है, अवंतिका, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अवंतिका जैसे कि ये अधिकतर जो है फीमेल नेम अवंतिका होता है, तो आप याद कर सकते हैं कि 16 महाजनपदा में जो है अवंतिका सबसे बड़ा साइट है। अब आता है कंबोज और गांधार। जो गांधार और कंबोज है ना, ये अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। ये सब जो है ये 16 महाजनपदा में 2 जनपदा जो है गांधार और कंबोज, वो पाकिस्तान में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। और जो मगध जो महाजनपदा था, वहाँ पे ना हाथी का हम देखते हैं कि वहाँ पे जो आर्मी में हाथी का यूज किया गया था, ठीक है। और जो ये था मगध, अभी मगध के नाम से मगध यूनिवर्सिटी है बिहार में। और ये बिहार में जो है ना, ये सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी जो है मगध यूनिवर्सिटी ही है। बिहार में सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी मगध यूनिवर्सिटी। और जो मगध में जो हमको हाथी का जो है इस्तेमाल हमको देखने के लिए मिलता है। ये सवाल पूछा जा चुका है, क्या हाथी का यूज किया गया था मगध में, हाँ, तो मगध में जो है और हाथी का यूज किया गया था। और जो मगध का जो ओल्डेस्ट कैपिटल था वो था राजगीर, इम्पोर्टेंट है, सब ये बीपीएससी बहुत बार पूछ चुकी है। मगध का जो ओल्डेस्ट कैपिटल था वो था राजगीर, ठीक है। अब आते हैं, इसलिए मगध जनपद क्योंकि हाथी का इस्तेमाल कर रहा था और राजगीर में स्टेब्लिश था, वहाँ पे मिनरल मिलता है, वो पहाड़ पे भी है, मतलब कि हाइट पे भी है, और चारों बगल पे नज़र रखा जा सकता है, ठीक है। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि तो जो मगध जनपद था ना, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली जनपद था, ठीक है। इसका अलग वर्चस्व था मगध जनपद, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कुछ और फैक्ट में आता है, यहाँ पे ये बिम्बिसार के बारे में आता है। तो ये क्रोनोलॉजी में पूछता है कि ये क्रोनोलॉजी क्या क्या है नहीं है। सबसे पहले क्या आता है, बिम्बिसार आता है, ठीक है। ये हड़न्यक डायनेस्टी के थे। बिम्बिसार क्या होता है, हड़न्यक डायनेस्टी के थे। फिर आता है शिशुनाग, ये नाग डायनेस्टी के थे। शिशुनाग में क्या है, नाग है लास्ट में, तो ये नाग डायनेस्टी के थे। तो ये उस इंडिविजुअल का नाम क्यों रखा, ये उसके फाउंडर थे। जैसे हड़न्यक डायनेस्टी हुआ, हड़न्यक डायनेस्टी के बाद आता है नाग डायनेस्टी, नाग डायनेस्टी के बाद आता है नंद डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी के बाद आता है मौर्य डायनेस्टी। और इसके फाउंडर का भी नाम यहाँ पे लिखा हुआ है कि हड़न्यक डायनेस्टी को कौन लिए थे, बिम्बिसार। फिर उसके बिम्बिसार के ये नाग डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, शिशुनाग। फिर नंद डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, महापद्मानंद, ठीक है। धनानंद नहीं, महापद्मानंद। धनानंद लास्ट रूलर थे। धनानंद को हराकर ही चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपना रूल इस्टेब्लिश करते हैं। तो अब ये नंद डायनेस्टी के बाद कौन आता है, मौर्य डायनेस्टी। और मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब मौर्य के बाद कौन सा आता है डायनेस्टी, कन्नव डायनेस्टी, ठीक है, कन्नव डायनेस्टी, ठीक है। मौर्य के बाद आता है कौन सा, कन्नव डायनेस्टी। कन्नव डायनेस्टी के बाद कौन सा आता है, सुंग डायनेस्टी। सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गया, यहाँ पे ये नहीं है, सॉरी मौर्य के बाद ये नहीं था। मौर्य के बाद आता है सुंग डायनेस्टी, मौर्य के बाद आता है यहाँ पे सुंग डायनेस्टी, ठीक है। और सुंग के बाद आता है कन्नव डायनेस्टी। सुंग के बाद आता है कन्नव डायनेस्टी, यहाँ पे ये लिखा हुआ था। मौर्य के बाद आता है सुंग डायनेस्टी, सुंग के बाद आता है कन्नव डायनेस्टी। ये क्रोनोलॉजी याद रहना चाहिए, बीपीएससी बहुत बार ये पूछ चुकी है सवाल को। तो ये इसके फाउंडर और इसके क्रोनोलॉजी में। तो हड़न्यक के बाद आता है नाग, नाग के बाद आता है नंद, नंद के बाद आता है मौर्य, मौर्य के बाद आता है सुंग, सुंग के बाद आता है कान। इसको ऐसे करते थे जैसे, तो क्या इसको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे कि हड़न्यक है तो ये हरि, नाग है तो हरि नाग, नंद है तो नंद हम लोग जानते ही हैं, नंद बाबा। फिर आता है मोर, मौर्य से मोर आ गया, मोर को क्या सुंग, मोर सुंगेगा, ठीक है।
ट्रिक से याद कर सकते हैं। मोर क्या करेगा, फिर सूंघेगा, सूंघेगा फिर उसके फिर कान में आवाज़ आएगा, कान, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। हरि, नाग, नंद, नंद मोर। जैसे हरि जो है नाग के साथ रहते हैं और नंद नाग के साथ रहते हैं। एक दिन नंद उनके पास आए और नंद जैसे आए तो उनके पास मोर आ गया। मोर क्या करता है, फिर उसको आके उनके पास उनके नज़दीक आता है तो उनको सूंघता है। सूंघने के बाद फिर क्या होता है कि वो आवाज़ निकालता है और ये लोग क्या करते हैं, उनके आवाज़ को उनके कान तक जाता है। तो यहाँ पे कन्नब डायनेस्टी, तो ऐसे कहानी खुद से क्रिएट कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो इस तरीके से है। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे बिंबिसार जो था, बिंबिसार कंटेम्प्रेरी थे बुद्ध के, ठीक है। ये पूछा गया है कि कौन कौन कंटेम्प्रेरी थे बुद्ध के। एक बिंबिसार थे, एक प्रसन्नजीत थे। बीपी, ब्लड प्रेशर, ऐसे याद करिए। बुद्ध को जो है ब्लड प्रेशर नहीं था, ठीक है। तो बुद्ध हो गए, बी फॉर बुद्ध हो गए, और बी फॉर बिंबिसार हो गए, और प्रेशर हो गया, प्रसन्नजीत हो गए। बुद्ध जो है बिंबिसार से मिलकर पूरा प्रसन्न हो गए और फिर वो बिंबिसार को जीत लेते हैं। तो ये हो गया बुद्ध, बिंबिसार और प्रसन्नजीत, ये तीनों का ट्रायो है, ये याद रखना है, ठीक है। और जो बिंबिसार का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिंबिसार को किसने मारा था, बिंबिसार को अजातशत्रु ने मारा था। ही वॉज किल्ड बाय अजातशत्रु। और अजातशत्रु कौन था, अजातशत्रु जो बिंबिसार का बेटा था। एक्चुअली हुआ क्या था कि बिंबिसार बूढ़ा हो चुका था, लेकिन तब भी जो है ना वो रूल कर रहा था, और अजातशत्रु यंग था। वो चाहता था कि हम एक्सपेंशन करें, आगे बढ़े, रूल करें, लेकिन बिंबिसार जो है ना वो रिटायरमेंट ले ही नहीं रहा था। तो अब ये अपने पिता के ही खिलाफ षड्यंत्र रचता है, लास्ट में अपने पिताजी को ही समाप्त कर देता है। तो बिंबिसार का जो बेटा अजातशत्रु है वो उसी को ही मार देता है। अजातशत्रु ही अपने पिता को मार देता है। फिर अजातशत्रु के साथ भी यही होता है, अजातशत्रु का बेटा खुद उडाइन जो रहता है वो भी उसका जो बेटा उसको मार देता है। और हम लोग यहाँ पे भी देखते हैं जब जो ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है ना, तो वो फिर क्या उसके लिए रिलेशनशिप, इमोशन उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ये ठीक यहाँ पे भी हमको देखने के लिए मिलता है। जब औरंगजेब और जो अपने पिताजी के लिए जो वो ताजमहल बना देता है, जब औरंगजेब साउथ में रूल कर रहे होते हैं और वो सारा रेवेन्यू जा करके अपने पिताजी को देता है, शाहजहाँ को देता है, और शाहजहाँ उस सारे पैसा को इस्तेमाल करके ताजमहल बना देता है। जब वो ये देखता है कि ताजमहल बना दे, फिर एक और उसके बगल में ताजमहल, ब्लैक मार्बल का ताजमहल बनाना चाहता है, तो ये फिर देखा ना तो ये उसका सारा रेवेन्यू लॉस हो जाता है, तो उसको एक बंद कर देता है जेल में। तो ये होता है, महत्वाकांक्षी लोग जो है थोड़ा सा इमोशन को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे भी हमको देखने के लिए कि अजातशत्रु जो है अपने पिता को ही मार देता है, और जो उडाइन है वो अपने पिता अजातशत्रु को मार देता है। और उडाइन जो है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उडाइन जो है ना ये पाटलिपुत्रा को जो है कैपिटल बनाता है, ठीक है। पाटलिपुत्रा को कैपिटल कौन बनाता है, उडाइन बनाता है, उडाइन ये है। पहले राजगीर कैपिटल था, राजगीर के से हटा करके जो कैपिटल क्या बनाया, पाटलिपुत्रा को कैपिटल बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब आते हैं, अब जो है ये नेक्स्ट जो है ये 2 और पेज बचा हुआ है, और इसको जो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। ये अभी ये आधा तो ये नोट्स ख़त्म हो गया, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो में।